Within 6 months of the commencing day and thereafter at intervals not exceeding 5 years, the President shall constitute a National Finance Commission. इसको हरगिज़ कंफ्यूज नहीं करना ऊपर पड़ी गई फाइनेंस कमेटी के साथ. ये नेशनल फाइनेंस कमीशन है, वो फाइनेंस कमेटी थी. प्रेसिडेंट हर 5 साल बाद, कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट हर 5 साल बाद फाइनेंस नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाएगा, जो कि कंसिस्ट करेगा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में फेडरल गवर्नमेंट के, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, एंड सच अदर पर्सन एज मे बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस. यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट का बैठेगा और सूबाई गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठेंगे, और कोई और पर्सन भी होगा जो कि कंसल्ट करेंगे. कौन आपस में? प्रेसिडेंट और गवर्नर्स. तो ये एक 2 लाइनें ये आईकैप ने टेस्ट की हुई है. It shall be the duty of the National Finance Commission to make recommendation to the President as to. नेशनल फाइनेंस कमीशन का काम क्या है भाई? वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को. क्या रिकमेंड करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द टैक्सेस. जो टैक्सेस आएंगे, जो रेवेन्यू टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट होगा, उसकी सूबों में और वफाक में तकसीम कैसे करनी है, ये फाइनेंस कमीशन बताएगी. मेकिंग ऑफ द ग्रांट्स इन एड बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सूबाई वफाकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट को कितनी और कैसे ग्रांट देगी, चंदा देगी. एक्सरसाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द बोरिंग पावर्स conferred by the constitution and any other matter relating to finance referred to the commission by the president. तो ये 3 काम जो है ये फाइनेंस कमीशन के काम हैं. ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं और याद करने भी हैं क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. The taxes referred above are the following taxes raised under the authority of Majlis-e-Shura. पार्लियामेंट मजलिस-ए-शूरा किस किस्म के टैक्सेस लगा सकते, उस पर उसने बात की ना पॉइंट 1 में कि टैक्सेस की तकसीम करना वफाक में और सूबों में. अब नीचे बता रहा है कि ये कौन से टैक्सेस की बात कर रहा है. एक बात. दूसरी बात ये वो बता रहा है कि मजलिस-ए-शूरा कौन कौन से टैक्सेस लगा सकती है, क्योंकि ये दोनों तरह से आईकैप ने पूछा हुआ है. टैक्सेस ऑन इनकम इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स but not including taxes on income consisting of the remuneration paid out of the federal consolidated fund. इनकम टैक्सेस की बात करिए वो लगा सकती है, लेकिन ऐसे टैक्सेस नहीं लगा सकती consisting of remuneration paid out of the federal consolidated fund. Taxes on the sales and the purchase of goods imported, exported, produced, manufactured or consumed. एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन दी कॉटन, कॉटन पे एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा दी. एंड सच अदर एक्सपोर्ट ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट. सच ड्यूटीज ऑफ द एक्सरसाइज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट एंड सच अदर टैक्सेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट. यानी कि देखा जाए चौथा और 5वां पॉइंट तो हैवी है, सच अदर करके आ गया. पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीसरा तो वैसे ही बड़ा आसान है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी है कॉटन के ऊपर, या एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो प्रेसिडेंट कह दे. दूसरे को आपको वैसे ही पता है, आजकल सेल टैक्स पढ़ रहे हैं, परचेज पे टैक्स, सेल के ऊपर टैक्स, गुड्स कंज्यूम के ऊपर टैक्स. और पहला पॉइंट वैसे ही थोड़ा सा याद कर ले मेहनत करके, ठीक है, कि इनकम के ऊपर जो टैक्सेस लग रहा है वो जो है फेडरल गवर्नमेंट ने जो है इनकम के ऊपर जो टैक्सेस है वो ये डिसाइड कर सकते हैं. याद हो गए 5 पॉइंट? सही है, आसान से है. देखें, जो क्रैमिंग सिस्टम होता है ना, जो थोड़ा सा क्रैम करना पड़ता है, उसको ऐसे ही करना पड़ता है. इसको ऐसे देख लो, इसको ऐसे देख लो, इसको इसके साथ जोड़ लो, उसको उसके साथ जोड़ लो, और एंड में उसको कंप्लीट कर लो. हैं? हाँ, यहाँ से ही करें जहाँ से पढ़ा रहा हूँ मैं. यहाँ से नहीं आई थी.
लिखा हुआ ही है, कुछ को लिखा हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है, कुछ को डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो इन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि इनडायरेक्ट। मैंने आपको वहाँ से पढ़ाए थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर आपको याद हो। हाँ, तो मैंने वहाँ से पढ़ा दिए थे क्योंकि वो यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखे थे। लेकिन ये जो FCF है चैप्टर 2, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी सफिशिएंटली डिटेल में लिख दिया है। इसके इस वाले को आप वहाँ से देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू वाले को, क्योंकि मुझे भी फील हो रहा था कि इसमें एक दो चीज़ों को मिस किया हुआ है यहाँ से। तो मैं पढ़ा आपको यहाँ से देता हूँ, लेकिन उससे ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाएगी, और आप जब वहाँ ICAP की बुक से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ईजी रह जाएगा वहाँ से पढ़ना। तो चीज़ के कॉन्सेप्ट डेवलप हुए होंगे। जो इसके ऊपर जो हमने सारा पढ़ा था वो इसमें सफिशिएंटली लिखा हुआ है, उसमें कोई ऐसी वो नहीं आई। FCF के अंदर शायद एक आधा पॉइंट जो है वो थोड़ा इसमें स्किप हुआ हो, इसमें सॉरी नेशनल फाइनेंस कमीशन में। द शेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस इन ईच अवार्ड ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन शैल नॉट बी लेस देन द शेयर गिवन टू द प्रोविंसेस इन द प्रीवियस अवार्ड। पिछले साल जो उनको हिस्सा दिया गया था सूबों को, इस दफ़ा जो हिस्सा दिया जाएगा वो पिछले साल के हिस्से से कम नहीं होगा। The federal finance minister and provincial finance ministers shall monitor the implementation of the award biannually and lay their reports before both houses of Majlis Shura and the provincial assembly. ये जो दो मिनिस्टर्स हैं फेडरल के और प्रोविंशियल के, वो डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट दिया करेंगे। बाय एनुअली से क्या मुराद है? साल में 2 दफ़ा कि हर 2 साल बाद? साल में 2 दफ़ा कि हर 2 साल बाद? सेमी एनुअली क्या होता है? 6 दफ़ा। नहीं, बाय एनुअली भी होता है, सही वर्ड है। बाय एनुअली भी सही वर्ड है। बहरहाल आप लोग बाई एनुअली याद कर लें। आप लोग भी बाई एनुअली याद कर लें, ठीक है? जो उसका मतलब होगा वो इसमें आ जाएगा। As soon as maybe after receiving the recommendation of the National Finance Commission, the President shall by, अच्छा एक बात याद रखनी है आपने, ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है ना, ये कभी भी इसका फैसला इम्पोज नहीं होता, ये रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो पसंद कर ले, चाहे तो ना करे। तो ये बात याद रखनी है कि अब जैसे इसने बात की है कि रिसीविंग द रिकमेंडेशन ऑफ द एनएफसी, प्रेसिडेंट शेल बाय ऑर्डर स्पेसिफाई इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन the share of net proceeds of the taxes mentioned above which is to be allocated to each province, and that shall be paid to the government of the province concerned, and notwithstanding the provision of article 78 shall not form part of the FCF federal consolidated fund। कहने का मकसद उसका सिर्फ इतना ही है कि जैसे ही उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आएगी, जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर दे देगा कि प्रोसीड्स को उनके मुताबिक कर दो, या वो अपने मुताबिक उसको थोड़ा सा अमेंड करके ऑर्डर दे देगा कि प्रोसीड्स को वैसे डिस्ट्रीब्यूट करो। द रिकमेंडेशन ऑफ द एनएफसी शैल बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। उनकी रिकमेंडेशन को सेनेट में भी पेश किया जाएगा, पार्लियामेंट में भी पेश किया जाएगा, और आपकी सारी सूबाई असेंबलीज में भी पेश किया जाएगा। एट एनी टाइम बिफोर द अबव ऑर्डर इज मेड, the president may by order make such amendments or modification in the law relating to the distribution of revenues between the federal government and the provincial government as he may deem necessary or expedient। ये बात वही वाली आ गई कि जो उसने ऊपर ऑर्डर दिया है उसके अंदर प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी चेंजिंग कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। The president may by order make grants in of the revenues of the provinces in need of assistance, and such grant shall be charged upon federal consolidated fund। चंदा दे सकता है प्रोविंसेस को प्रेसिडेंट जब चाहे, और ये चंदा चार्ज कहाँ पे होगा? FCF फंड्स के अंदर, ठीक है? तो ये
ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस अभी तक हमने जितना पढ़ा है चैप्टर 2, इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको वो रेगुलर बेसिस पे पूछता भी है। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये बस थोड़ा सा रह गया, इसे खत्म ही करें। हाँ, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इन 4 लाइनों में 5 लाइनों में वो जो सीधी सी बात कहना चाह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि किसी सूबे के अंदर अगर कोई नेचुरल गैस का रिजर्व निकल आया और उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया या रॉयल्टी चार्ज की, तो वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएंगे बल्कि उसी सूबे को दे दिए जाएंगे। ठीक है, किसी सूबे के अंदर सिब्बी बलूचिस्तान के अंदर से गैस निकल आई, पंजाब का और बलूचिस्तान का सबसे बड़ा इख्तलाफ यही था ना, वो कहते थे वहाँ से गैस निकलती है और वहाँ हमें नहीं देते और इधर गैस आ जाती है। ठीक है, तो कहते हैं जी अगर बलूचिस्तान के अंदर गैस निकली है और वहाँ पे उस गैस के ऊपर अगर फेडरल गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाए या उनसे रॉयल्टी चार्ज करे तो वो पैसे उसी सूबे को दे दिए जाएंगे। मतलब कि वो उसके बेचने के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाए, मतलब उनको नहीं, उसको आगे बेचते टाइम अगर कोई फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा रही है या रॉयल्टी चार्ज कर रही है फेडरल गवर्नमेंट किसी और को, तो वो जो पैसे उनके पास आएंगे वो उस सूबे को दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर उस चीज के ऊपर अब अगर गैस निकल रही है और गैस निकल के आगे बेचते हैं और उसके ऊपर रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं, तो वो पैसे के उसके खुद नहीं रखेंगे, उसी सूबे को दे देंगे। कहने का मकसद ये है, द नेट प्रोसीड्स ऑफ द फेडरल ड्यूटी ऑफ द एक्साइज ऑन नेचुरल गैस, नेचुरल गैस पे इकट्ठी की हुई फेडरल ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड ऑयल, या ऑयल के कोई वेल निकल आया उसके ऊपर एफईडी इकट्ठी कर ली, कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड द रॉयल्टी कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब आपका बलूचिस्तान के अंदर कुआं निकला है तेल का, तो वो उठा के हम एक्सपोर्ट करने लग जाएं और एक्सपोर्ट करके उससे बाहर के मुल्कों से रॉयल्टी लें, तो वो कहना चाह रहा है कि वो जो रॉयल्टी और एफईडी लेंगे वो आपने उसी सूबे को दे देनी, अपने पास ही रखनी। ठीक है, अब मान रही है सेंस? Any undertaking established or administered by the federal government from the bulk generation of the power at the hydroelectric station shall not form part of the FCF and shall be paid to the province in which the well head of the natural gas is situated। पहले उसने बात की गैस के रिजर्व की, साथ में उसने बात की उसकी ऑयल की, आगे अगली लाइन में वो बात कर रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अगर आपकी कोई बल्क जनरेशन हो रही है पावर की एट ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन और उसके ऊपर कोई चीज कलेक्ट की जा रही है, तो वो भी आप उस सूबे को दे देंगे जहां पे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, प्रायर सेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वायरिंग टू बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच प्रोविंसेस आर इंटरेस्टेड। प्रायर का क्या मतलब होता है? पहले। सैंक्शन का क्या मतलब होता है? इजाजत ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पहले इजाजत ले लेना, किससे? रिक्वायर्ड टू बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच प्रोविंसेस आर इंटरेस्टेड। ऐसे टैक्सेस लगने पे जिनमें प्रोविंस इंटरेस्टेड थे या फिर वो इन्वॉल्व थे, ऐसे टैक्सेस लगवाना जिनमें प्रोविंस डायरेक्ट अफेक्टिंग है या इन्वॉल्व है, सूबे इन्वॉल्व है, उसकी अप्रूवल पहले से लेंगे, किससे? प्रेसिडेंट से। ठीक है, नो बिल और अमेंडमेंट विच इम्पोज और वेरीज अ टैक्स और ड्यूटी द होल और पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीड वेयर ऑफ इज असाइंड टू एनी प्रोविंस or which varies the meaning of the expression agriculture income as defined for the purposes of enactment relating to the income tax, or which affects the principle on which under any of the foregoing provisions of this chapter monies are or may be distributable to provinces shall be introduced or moved in the National Assembly except with the previous sanction of the President। तीन चीज़ें ऐसी हैं
जिनको नेशनल असेंबली में प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल ली जाएगी। पहली बात, ऐसे टैक्सेस लगा देना जिन टैक्सेस का रेवेन्यू सूबों को आए, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को बदलना, ठीक है। तीसरी बात, प्रेसिडेंट ने जो एक ज़ाब्ता तय किया था टैक्सेस को, रेवेन्यू को सूबों में तकसीम करने का, उस ज़ाब्ते को बदलने लगे हैं। तो ये तीनों काम करने से पहले किसकी अप्रूवल चाहिए होगी? प्रेसिडेंट। ऐसे टैक्सेस लगा देना जिस टैक्सेस की डायरेक्टली अफेक्टी कौन है? प्रोविंसेस, पहली बात। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन का बदलना। तीसरी बात, प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी जो ज़ाब्ता बनाया था प्रोविंस और फेडरल के दरमियान टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उस ज़ाब्ते को बदलने के लिए इन तीनों कामों को करने से पहले किसकी अप्रूवल चाहिए? प्रेसिडेंट। लगी समझ? प्रोविंशियल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन। Provincial Assembly may by act impose tax not exceeding such limit as may from time to time fixed by the act of Majlis-e-Shura on person engaged in profession, trades, callings or employments, and no such act of assembly shall be regarded as imposing a tax on the income. Basically कोई भी सूबा किसी भी सर्विसेज को देने के ऊपर, मतलब उसके सूबे के अंदर जो सर्विसेज दी जा रही हैं उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो सर्विस का टैक्स है वो सूबे लगाते हैं। जिस तरह पंजाब के अंदर PRA है और 16% PRA लगता है सर्विसेज के ऊपर। सिंध के अंदर SRB लगता है। तो ये उसने सिर्फ यही वाली बात बताई है कि जो सर्विस के ऊपर टैक्स है वो कौन लगाएगा? सूबा लगाएगा, और वो बाइख्तियार है ये काम करने में। फेडरेशन और प्रोविंस में मेक ग्रांट्स फॉर एनी पर्पज that the purpose is not with one respect of which to which Majlis-e-Shura or as a case may by a provincial assembly may make laws. इसे इग्नोर करें, ये भी बात है। Exemption of certain public property from taxation, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। Federal government shall not in respect of any property or income be liable to taxation under any act of provincial assembly. Federal government अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पे प्रोविंशियल असेंबली को टैक्स देने की लायबल नहीं है, किसी भी प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी तो भाई उसके ऊपर वो टैक्स देने की लायबल नहीं। इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी किसी भी प्रॉपर्टी पे टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को देने की लायबल नहीं है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल को टैक्स देने की लायबल नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स देने की लायबल नहीं। हाँ, अगर एक सूबा सर्विसेज परफॉर्म करे अपनी हदूद से बाहर, मतलब दूसरे सूबे में जाके, तो फिर वो सूबा उसके ऊपर टैक्स लगा सकता, ठीक है। अगर एक सूबा अपनी सर्विसेज परफॉर्म करे अपनी हदूद से बाहर, तो दूसरा सूबा फिर उसके ऊपर टैक्स लगा सकता। If a trade or a business, अगले सफ़े की पहली लाइन, if a trade or a business of any kind is carried on by or on behalf of the government of the province outside that province, उस सूबे से by, the government may in respect of any property used in connection with that trade or business or any income arising from that trade or business to be taxed, उसको टैक्स लगा सकते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस ट्रेड के ऊपर, उस बिजनेस को, अंडर द एक्ट ऑफ मजलिस-ए-शूरा और अंडर एनी एक्ट ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, मजलिस-ए-शूरा के एक्ट के अंदर और प्रोविंशियल असेंबली एक्ट के अंदर ऑफ द प्रोविंस, उस प्रोविंस के इन विच दैट ट्रेड और बिजनेस इज कैरिड ऑन, जिस सूबे में ये काम हुआ है। पावर ऑफ द मजलिस-ए-शूरा टू इम्पोज टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेशन। For the removal of doubt, it is hereby declared that Majlis-e-Shura has and shall be deemed always to have had the power to make a law to provide for the levy and the recovery of a tax
on the income of corporation, company or other body or institution established by or under a federal law or a provincial law or an existing law or a corporation, company or other body or institution owned or controlled either directly or indirectly by the federal government or a provincial government regardless of the ultimate destination of such income. All orders made, proceeding taken and act done by any authority or person which were made, taken or done or purported to have been made, taken or done shall not be called in question in any court including the Supreme Court and a High Court on any ground whatsoever. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी किसी भी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स वगैरह नहीं लगा सकती। इस पूरे पैराग्राफ में जो ऊपर वाली 4-5 लाइनें हैं उसमें उसने सिर्फ इस बात को बताया कि फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई कंपनी बना ले, ठीक है, जिसको वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन करे, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो बकायदा कंपनीज ऑर्डिनेंस वाला टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट बना ले फेडरल गवर्नमेंट तो फिर ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, फिर उस पर बकायदा कॉर्पोरेट वाला टैक्स सारे का सारा लगेगा और इसके लिए बेशक वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, जहां मर्जी जाए, वो टैक्स उसे देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स ये मजलिस शूरा पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है अगर अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी बना लेगी तो फिर उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। Powers of the Federation to legislate on taxes, powers of the province to legislate on taxes. सूबे कौन कौन सी टैक्सेस को लेजिस्लेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जो प्रोविंसेस हैं वो कौन कौन से टैक्सेस को लेजिस्लेट कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो ऊपर पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि पार्लियामेंट कौन कौन से टैक्सेस को लेजिस्लेट कर सकता है। अब यहाँ पे बात आ गई है फेडरेशन कौन से कर सकती है और प्रोविंसेस कौन से कर सकते। ये टैक्सेस वही हैं जो आपने सारे पढ़े। फेडरेशन के जिस तरह पढ़ लें आप, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस ऑन इनकम के ऊपर अदर देन एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाना, कॉरपोरेशन पे टैक्स लगाना, सेल परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड के ऊपर टैक्स लगाना, कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट के ऊपर टैक्स लगाना, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, इनके ऊपर टैक्स लगाना, ड्यूटीज एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट, इनके ऊपर ये सारे जो कैपेसिटी हमने पढ़े थे, कैपेसिटी टैक्स वगैरह वो लगाना, टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर्स। सूबों के अंदर सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी बताई और आज भी बताई कि सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना। ठीक है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, सर्विस के ऊपर जो टैक्स है वो हमेशा सूबा लगाता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना, प्रोफेशनल टैक्स लगाना, लग्जरी घरों पे टैक्स लगाना, रजिस्ट्रेशन ऑफ लग्जरी व्हीकल पे टैक्स लगाना और प्रॉपर्टी टैक्स लगाना, ये सूबे कर सकते हैं। और ये आईकैप ने आई थिंक 2 to 3 टाइम्स ये बात पूछी है, कौन से टैक्सेस फेडरेशन लगा सकती है और कौन से टैक्सेस सूबे लगा सकता है और कौन से टैक्सेस मजलिस शूरा। मजलिस शूरा के और फेडरेशन के तकरीबन सेम है, सही है। जो प्रोविंशियल है और उसके फर्क है, तो ये आपको थोड़े से याद ही करने पड़े हैं, इसका और कोई दूसरा हल नहीं है। अब बेसिकली मैं ये करूंगा, ये इस बुक के अंदर जो चैप्टर 1 था वो आईकैप के 3 चैप्टर थे। कुछ पॉइंट्स मुझे इसमें नजर आए हैं जो आईकैप ने पूछे हुए हैं, बल्कि लेटेस्ट अटेम्प्ट में भी उसने पूछे हैं जो इस पहले चैप्टर के अंदर नहीं है। तो मैं किसी दिन आपको वो वाले पॉइंट्स सारे करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपकी कोर्स कवरेज प्रॉपर पूरे तरीके से हो जाए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें आई थिंक इन्होंने कवर नहीं किया, बट सो एवर इज़ द रीज़न, लेकिन उसको हम पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी मसले बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि पहले 3 चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो ऑलमोस्ट 90% वो थ्योरी आईकैप पास्ट पेपर्स में पूछ चुका है, तो उसको वहाँ से याद करें जो पास्ट पेपर में उसने सोल्यूशन दिया। ठीक है, आप पूछ रहे थे ना कहाँ से याद करें, तो वो टॉपिक्स जो आईकैप पास पेपर में पूछ चुका है, मैं इंशाल्लाह मेरे पास टाइम मिला तो मैंने
तकरीबन 82 क्वेश्चंस थ्योरी के ऊपर बनाए हुए हैं, पास पेपर्स के इकट्ठे करके एक ही एक्सेल की शीट में लिखे हुए हैं। उनके आगे लिखा हुआ है कि कौन सी अटेम्प्ट में आया, कितने मार्क्स का आया। तो वो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जब कोर्स पूरा हो जाता है तो एक प्रोजेक्टर लगा के बताता होता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में आया है, इसका ये आंसर है, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि पास पेपर्स में कैसे इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। इस सेशन में तो अभी तक दौड़ ही लगी हुई है सिलेबस कवर कराने की, तो छुट्टियाँ ही इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आई। तो इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा तो मुझे एक बस लेक्चर चाहिए, उसमें मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आप लोगों ने उसको देखना। नहीं तो मैं उसकी PDF फाइल आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको देख के आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सी अटेम्प्ट में किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का कौन सा सवाल आया, वो पूरा एक लाइन में सारा कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो ये आपका जनाब एक टॉपिक हमारा लटक रहा था काफ़ी अरसे से, ये भी ख़त्म हुआ। ये थोड़ा बोरिंग ही है, अब इसका क्या किया जा सकता है, वैसे ही है। तो इसके पीछे मेरी चाय सारी ठंडी हो गई। मेरा ख्याल था तब चाय आएगी जब मैं आप लोगों को काम दे दूंगा, चाय तब आएगी जब मुझे काम मिला होगा ना। अच्छा जी, सेल्स टैक्स में है। जितने आप लोगों को सवाल करवाए हैं ना मैंने क्लास में, उनमें सबसे इजी क्वेश्चन जो था ये इस दफ़ा बिजनेस का जो टेस्ट आया था ना जुम्मे वाले दिन, वो था मंडे वाले दिन, सबसे इजी क्वेश्चन है ना। जाने दे यार, मैं भी यार सॉल्व करवाता हूँ आपको, सवाल देख लीजिएगा। सबसे इजी मोस्ट क्वेश्चन था वो। मैंने कल उधर ऑफिस में बैठ के रात 10:30 बजे मैंने वो उठा के करना शुरू किया। मेरा 10 मिनट के अंदर पूरा सवाल हो गया, उसमें कुछ था ही नहीं मुश्किल। सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे, हर चीज़ एक एक करके उसके अंदर डालने की ज़रूरत थी और एक पैटर्न से लेके चलना था। मैं तो हैरान हुआ हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि मुश्किल सवाल था। हाँ जी, नहीं था ना मुश्किल। नंबर आपके क्यों थोड़े आए उसमें? सर मैंने उसको 2021 समझ के किया, वो 12 था, तो टैक्स रेट। हाँ बस देखा ना, गलती हो गई। अच्छा जी, पेज पे है आप 151 नंबर पेज पे आए, डेबिट एंड क्रेडिट नोट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस था ना बेसिकली उसका, तो वो भी मैं आपको वैसे बता दूंगा, सारा आसान है। अच्छा जी, रजिस्टर्ड है VL वाला ही तो सबसे आसान था, उसमें था ही लॉस। उसमें क्या करना था? तो मैंने 3 घंटे यार टीए का बुलाओ। अच्छा, रजिस्टर्ड है पर्सन और रजिस्टर्ड ही है आगे भी, रजिस्टर्ड सेलर और रजिस्टर्ड बायर। ठीक है, बेचने वाला भी रजिस्टर्ड और खरीदने वाला भी रजिस्टर्ड। डेबिट और क्रेडिट नोट्स कैसे वर्कआउट करते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैंसिलेशन ऑफ सप्लाई या रिटर्न ऑफ गुड्स। ये जो पहले 2 पॉइंट्स हैं, रजिस्टर्ड सेलर ने, सेल टैक्स का जो रजिस्टर्ड सेलर था, बायर को, रजिस्टर्ड बायर को चीज़ें बेची सेल की, इसने वापस कर दी, रिटर्न कर दी गुड्स सारी या पार्शली। इसने गुड्स को रिटर्न कर दिया, सेल कैंसिल हो गई। मुझे एक बात बताएं, इसने जब चीज़ें बेची हैं क्रेडिट पे, तो इसने क्या एंट्री की होनी है? रिसीवेबल टू रेवेन्यू, ऐसे ही है। और इसने क्या एंट्री की होनी है?
परचेज टू पेबल। सही है।